महेश अम्बा गांव में रहता था, लेकिन काम के चलते वो जवानी में ही मुंबई आकर शिफ्ट हो गया था। लेकिन आज कई दिन बाद वो फिर से अम्बा गांव जा रहा था, और वो भी हमेशा के लिए। रास्ते में आते हुए महेश बोलता है, ना जाने कितने सालों के बाद अपने गांव जा रहा हूँ। कितना सुकून मिलेगा वहाँ पर। हरे हरे खेत होंगे, बड़े बड़े मकान, और वहाँ यादें भी तो होंगी। महेश, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। योगिता, तुम समझती क्यों नहीं? अभी मैं 30 साल का हूँ और तुम 25 साल की। अरे मुंबई जाकर मुझे कुछ बनना है, और तुम्हारे घर वाले मेरा इंतजार नहीं करेंगे। वो तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगे। मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी जहाँ करवा रहे कर लो। जिसके बाद महेश अम्बा गांव और योगिता को छोड़कर शहर की ओर आ जाता है। अपना अतीत याद करने के बाद वो कुछ देर आराम करने लगता है, और थोड़ी देर बाद ही वो अम्बा गांव पहुंच जाता है। जहां जाते ही वो सबसे पहले अपने घर जाता है, जहां पर उसे बड़ा सा ताला लटका हुआ मिलता है, जिसे खोलने के बाद वो अपने घर के अंदर जाता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और उसे अंदर जाने से टोकने लगती है। अरे ओ बाबूजी, ये क्या अंदर घुसे जा रहे हो? महेश अब जैसे ही पीछे मुड़कर उस लड़की को देखता है तो अपने मन ही मन में सोचता है, अरे ये तो बिल्कुल योगिता की तरह लगती है। वही रंग, वही रूप, वही आवाज। लेकिन वो ये नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो तब 25 साल की थी। अब तक तो कम से कम 50 साल की होगी। नहीं नहीं, ये मेरा वहम है। ओ बाबूजी, पगला गए हो का? ऐसे टुकुर टुकुर का दिख रहे हो हमका? जी ये बताइए, आप कौन है और आप मुझे रोक क्यों रही हो? अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो सालों से पड़े बंद मकान में चोर चाबी से घुस रहे हो, ऊपर से हम ही से सवाल कर रहे हो। अरे आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा नाम महेश है, ये घर मेरा है। वो मैं कई सालों के बाद आया हूँ ना, इसलिए आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। अच्छा, तो आप है महेश बाबू। हमारी अम्मा बहुत बताया करती थी आपके बारे में कि आप बहुत ही पढ़े लिखे हो और नौकरी भी करते हो शहर में। वैसे आपकी अम्मा का नाम क्या है? हमारी अम्मा का नाम बसंती है, बसंती। अच्छा, तो तुम बसंती भाभी की बेटी हो। वो और मैं एक ही उम्र के थे। वैसे तुम्हारी माँ कहाँ है और कितने बरस की हो तुम? ऊता हमका जन्म देते ही चल बसी। हमारा नाम संयोगिता है और हम पूरे 25 बरस के हैं। दोनों आपस में बात करने लगते हैं, जिसके बाद संयोगिता अब अपने घर चली जाती है और महेश घर की साफ सफाई और सजावट करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोबारा आती है और महेश को एक थाल देते हुए कहती है, ई लो बाबूजी। ये क्या है? अरे आप इतनी दूर से आए हैं, आपने खाना थोड़ी ना बनाया होगा, इसलिए हम आपके लिए खाना बना कर लाए हैं। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो। महेश के इतना कहते ही संयोगिता वहाँ से शर्मा कर भाग जाती है और अपने घर आकर कहती है, पता नहीं इनमें ऐसा क्या है जो हम इनकी तरफ खींचे ही चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ महेश भी उसे दिल ही दिल में बहुत याद करने लगता है और कहता है, ये लड़की कितनी प्यारी है। काश ये मेरी उम्र ढलने से पहले मुझे मिलती तो मैं इसे कभी कहीं जाने ही नहीं देता। जिसके बाद अचानक महेश अब उसके ख्यालों से बाहर आता है और बोलता है, नहीं नहीं महेश, ये क्या सोच रहा है तू पागल हो गया है क्या? अब तेरी जवानी जा चुकी है। ये बचपन का प्यार करना तुझे शोभा नहीं देता। महेश संयोगिता का दिया खाना खा लेता है और थोड़ी देर बाद आराम करने लगता है। दिन बीतते हैं और संयोगिता रोज महेश के लिए खाना लेकर आया करती। धीरे धीरे दोनों के बीच में नजदीकियां अब बढ़ने लगती है, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। करते भी कैसे? दोनों के बीच समाज और उम्र की दीवार जो खड़ी थी। एक दिन संयोगिता महेश के लिए खाना लेकर नहीं आती और महेश कहता है, क्या बात है, अब तक संयोगिता आई नहीं? उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं? मुझे उसके घर जाकर देखना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी बसंती भाभी के घर जाता है, जिसकी बेटी संयोगिता थी। लेकिन वहाँ ताला लगा देखकर महेश वापस आ जाता है और संयोगिता को याद करने लगता है। जिसके बाद उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और वो दरवाजा खोलता है और बोलता है, कहाँ गई थी तुम? हाँ, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अब तक आई क्यों नहीं थी? अच्छा, और तुम आए क्या मुझसे मिलने? अरे आया तो था, लेकिन तुम थी ही नहीं। इतनी देर में अचानक से संयोगिता चली जाती है और महेश उसे आवाज लगाता है, संयोगिता सुनो, अरे सुनो तो। संयोगिता के जाने के बाद महेश बोलता है, मुझे इस समाज से और अपनी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं संयोगिता से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मैं कल सुबह ही उसके घर जाऊंगा और बात करूंगा। मुझे पूरा यकीन है वो भी मुझसे प्यार करती है और वो हाँ ही कहेगी। उसके बाद मैं उससे शादी करूंगा। जिसके बाद महेश सारी रात सो नहीं पाता। सोता भी कैसे, उसे 55 की उम्र में प्यार जो हो गया था। जिसके बाद अगले दिन उठकर वो उसी घर पर जाता है और दरवाजा बजाता है। जिसके बाद बसंती भाभी दरवाजा खोलती है और कहती है, अरे महेश, तुम इतने सालों बाद। बसंती भाभी, आप जिंदा हो? आप जिंदा कैसे हो सकती हो? आप तो मर गई थी ना। 55 के हो गए हो तुम और तुम्हारी मजाक की आदत अब तक नहीं गई। मैं भली चंगी तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम बोल रहे हो कि मैं मर गई। कमाल है। तुम्हें ये किसने बताया? ये सब मुझे तो आपकी बेटी संयोगिता ने बताई थी। बसंती कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर महेश के होश उड़ जाते हैं और वो ये कि पर मेरी तो कोई बेटी नहीं, बल्कि बस एक बेटा है। ये कैसे हो सकता है? बसंती भाभी की अगर कोई बेटी नहीं है तो वो लड़की कौन थी जो मुझसे मिलने आती है? जिसके बाद महेश घर आता है और सोने की कोशिश करता है। अचानक आधी रात को फिर उसकी आंख खुलती है और दरवाजे पर दस्तक होती है। जिसके बाद वो दरवाजे पर खड़ी संयोगिता को देखता है और बोलता है, यार तुम कहाँ चली जाती हो? और तुम हो कौन? आज मैं तुम्हारे घर गया था और तुम्हारी माँ ने कहा कि उनके इस नाम की कोई बेटी नहीं है और तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ मर चुकी है पर वो तो जिंदा है। मेरा पूरा सर घूम रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये सब हो क्या रहा है? तुम बताओगी मुझे? कोई बात नहीं, अब सब समझ आ जाएगा। पूछो क्या पूछना है। संयोगिता, मैं भले ही 55 का हूँ पर मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ और अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रहा था। तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया है। इंतजार तो मैंने भी किया था महेश, तुम्हारा कई सालों तक किया, लेकिन तुम नहीं आए और मैंने पास के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन मेरी रूह को यकीन था कि तुम एक दिन जरूर आओगे और देखो तुम आ ही गए। तुम तो योगिता हो ना? योगिता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने जो कुछ भी किया वो माफी के काबिल तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो और मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। हाँ योगिता, इतने साल बाद तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर बड़ी खुशी हुई है मुझे। अब जैसे मैं तुम्हारे लिए तड़प कर मर गई थी ना, ऐसे ही तुम भी मेरे लिए तड़पोगे। नहीं योगिता, तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं क्या करूंगा तुम्हारे बिना? नहीं, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। जो गलती मैंने की थी वो गलती तुम मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के। योगिता। इतना कहकर संयोगिता, जो कि योगिता थी, हवा में विलीन हो जाती है और महेश को 55 की उम्र का प्यार होने के बाद समझ आता है कि उस समय योगिता को कैसा लगा होगा जब वो अपने सपने के लिए योगिता को छोड़कर चला गया था। जिसके बाद महेश संयोगिता की यादों के सहारे ही जीता है। एक दिन अपने 55 के प्यार की याद से तंग आकर उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है जहां योगिता मरी थी। तो दोस्तों, क्या आपने भी अपनी जिंदगी में किसी का इंतजार किया है या आपको किसी का इंतजार है? अगर है तो किसका, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सोनम की नई शादी हुई थी। शादी के बाद ही सोनम की सास उमा सोनम से कहती है, बहू मैं देख रही हूँ तेरे पास शायद कुछ अच्छे कपड़े नहीं है पहनने को, तो ऐसा कर ड्राइवर के साथ जाकर अपने लिए कपड़े की दुकान से कुछ अच्छे कपड़े ले आ। माँ जी, मेरे पास तो कपड़े हैं, मैं वही चला लूंगी, कोई बात नहीं। बहू कुछ समय के लिए तो तुझे ना चाहकर भी अच्छे और ब्रांडेड कपड़े पहनने ही होंगे, क्योंकि तुझे देखने के लिए भी लोगों को आना जाना लगा ही रहेगा। अब सोनम अपनी सास की बात मानकर ड्राइवर के साथ अपने लिए कपड़े खरीदने निकल पड़ती है। तभी उसे रास्ते में सेल में मिल रही कपड़ों की दुकान दिखती है, जिसे देखकर सोनम अपनी ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर गाड़ी साइड में लगाओ, मैं अभी आती हूँ। लेकिन मेम साहब, माँ जी ने तो कहा था कि आपको पुराने सक्सेना साहब की दुकान से ही कपड़े लेने हैं। तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो, बाकी की बात माँ जी और किसी से नहीं कहना। अब सोनम उन सेल लगी दुकान पर जाती है और अपने लिए कपड़े खरीदती है और कपड़े लेने के बाद ही अपनी सास के दिए हुए पैसों को देखकर कहती है, अरे माँ जी ने तो 10,000 दिए हैं, लेकिन मेरी शॉपिंग तो 1500 में ही हो गई। कोई बात नहीं, बाकी के बचे पैसे मैं रख लेती हूँ। अब सोनम शॉपिंग करने के बाद अपने ड्राइवर के साथ घर आती है। अब जैसे ही सोनम घर आती है, वैसे ही उसकी सास उमा सोनम से कहती है, बहू आ गई, देख लिया ना दुकान, हम वहीं से कपड़े लाते हैं। मैंने सक्सेना साहब को फोन कर दिया था, क्या क्या लाई है मुझे भी दिखा। हाँ माँ जी, क्यों नहीं,
लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि मैं ये ड्रेस पहनकर आपको दिखाऊं। ये भी ठीक है, और पैसे तो बचे नहीं होंगे बहू। नहीं माँ जी, मैंने सोचा आपने जितने पैसे दिए हैं सबके ही कपड़े ले लूं, तो सारे पैसे खर्च हो गए। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कहीं उधार तो नहीं कर आई ना। अब सोनम अपने कमरे में जाती है और खुद से कहती है, अभी तो बच गई, वरना माँ जी को भी पता चल जाता कि मैंने सक्सेना साहब की दुकान से नहीं बल्कि सेल से कपड़े लिए हैं। अब देर शाम उमा अपनी बहू को कहती है, बहू चल तैयार हो जा, और आज तूने जो कपड़े लिए हैं उनमें से कुछ अच्छा सा पहन कर आ जा, फिर चलते हैं विमला की बेटी की मेहंदी में। अच्छा माँ जी, मेरा जाना जरूरी है क्या? आप चले जाइए ना। अरे बहू, उसने स्पेशली कहा है कि अपनी बहू को साथ लेकर आना, वरना मैं बात नहीं करूँगी। ठीक है माँ जी, आप कहती हैं तो मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अब कुछ देर बाद ही सोनम तैयार होकर आती है और अपनी सास को अपनी साड़ी दिखाते हुए कहती है, माँ जी बताओ, कैसी लगी आपको मेरी ये साड़ी? साड़ी तो तेरी अच्छी है बहू, पर इसका कलर भी बड़ा ही प्यारा लग रहा है। चल अब मेहंदी की रस्म में हमें समय से पहुँचना है। अब सोनम और उमा अपनी पड़ोसन विमला की बेटी की मेहंदी में पहुंचते हैं। वहां जाकर विमला सोनम को देखकर उमा से कहती है, लाखों में एक बहू ढूंढी है उमा तूने, कितनी प्यारी लग रही है इस साड़ी में। वैसे ये साड़ी तो महंगी होगी, कहाँ से लाई और कितने की है? अरे बहू की पसंद है, 5-6 हजार की तो होगी ही। हाँ, इतने महंगे कपड़े तो तेरे घर में हर कोई पहनता है। अब मेहंदी की रस्म चल रही होती है। तभी एक औरत सोनम की तरह ही सेम साड़ी पहनकर फंक्शन में आती है, जिस पर सबसे पहले नजर सोनम की जाती है और वो भी सोनम को देख रही थी। तभी सोनम मन में कहती है, न जाने ये औरत मेरे जैसे कपड़े में क्यों आई है, लेकिन जो भी कहूँ मेरे से ज्यादा तो इसके कपड़े ही चमक रहे हैं। अरे कांता बहन, कैसी हो? बड़े ही दिनों बाद आई हो। वैसे साड़ी कितने की है? बड़ी ही अच्छी लग रही है तुम पर। अरे ब्रांडेड है तो अच्छी लगेगी ही ना, ऐसी वैसी साड़ी नहीं है, पूरे 8,000 की साड़ी है। ये तो तू सही ही कह रही है। वैसे उमा की बहू को देख, उसने भी तेरी तरह ही साड़ी पहन रखी है, लेकिन ज्यादा अच्छी तो तेरी साड़ी ही लग रही है। अब उमा भी उस औरत और अपनी बहू की साड़ी को देखने के बाद अपनी बहू के पास जाकर धीरे से अपनी बहू से कहती है, बहू तूने उसी दुकान से साड़ी ली थी ना जहाँ से मैंने तुझे लेने को कहा था? हाँ हाँ माँ जी, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? तो आप खुद ही पूछ लीजिए उनसे। अरे बहू, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ क्योंकि उसकी साड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है, बाकी भगवान झूठ ना बुलवाए। अब विमला उमा के पास आती है और उमा से कहती है, देख देख कैसे कांता तेरी बहू जैसी साड़ी पहनकर इतरा रही है। उसने भी सक्सेना साहब के यहाँ से ही ली है ये साड़ी, फिर तेरी बहू को उसने रंग उतरी हुई साड़ी क्यों पकड़ा दी? इस बार जाऊंगी तो बहुत सुना कर आऊंगी उस सक्सेना के बच्चे को, कैसे मेरी बहू को उसने ऐसी साड़ी दे दी। अब अगली रोज सुबह सुबह चाय के समय ही उमा सक्सेना को फोन लगाती है, जिसके यहाँ से उमा सालों से अच्छी और ब्रांडेड कपड़े ले रही थी। अब सक्सेना से उमा फोन पर कहती है, जी सक्सेना साहब, कैसे हैं आप? आजकल आप बड़ा ही कपड़ों में धोखाधड़ी कर रहे हैं। जी कैसी बातें कर रही हैं आप? भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? अरे जो आपने मेरी बहू को कपड़े दिए हैं उनका रंग देखा है, कितना उखड़ा हुआ है। जी आपकी बहू रानी मेरे दुकान पे आएगी तभी तो मैं उसे कपड़े दूंगा ना। और आप तो जानती है ना मेरी दुकान के बारे में, मैं ऐसे काम कभी नहीं कर सकता हूँ। बेशक कपड़े थोड़े महंगे हैं, लेकिन ग्राहकों को मैं धोखा नहीं दे सकता। क्या मतलब मेरी बहू आपकी दुकान पर नहीं आई? मैंने उसे रामू के साथ भेजा था, उसे दुकान भी दिखाई थी। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपकी बहू रानी मेरी दुकान पे कभी आई नहीं और ना ही वो मुझसे कोई कपड़े लेके गई है। अच्छा, आपको याद है ना कि आपकी दुकान पर रामू नहीं आया है? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे अच्छे से याद है, यहाँ कोई नहीं आया। अब उमा अपने घर के ड्राइवर रामू से ये बात पूछती है तो वो भी डर के मारे सब सच बता देता है। सोनम ने जो कपड़े लिए थे वो ब्रांडेड तो बिल्कुल नहीं थे, बल्कि सेल के थे। अब उमा सोनम को तो उस समय कुछ नहीं कहती, लेकिन देर शाम अपनी बहू को पैसे देते हुए कहती, बहू तो जाकर कपड़े ले आ और कुछ अच्छे लेकर आइयो, ताकि तो विमला की बेटी की शादी में सबसे अलग दिखे। अब सोनम भी अपने ड्राइवर रामू के साथ कपड़े लेने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन उसके पीछे होती है उमा, जो अपनी बहू को फॉलो कर रही थी। अब सोनम रामू को जैसे ही सेल में मिल रही कपड़ों की दुकान के पास रुकने को कहती है, वैसे ही रामू सोनम से कहता है, मैडम जी यहाँ ना रुको तो अच्छा है, हमें सक्सेना साहब की दुकान पे जाना चाहिए। अच्छा रामू, कभी तुमने पैसे बचाने की कोशिश की है अपने आगे के लिए, अपने बच्चों के लिए? मैडम मैं तो एक कपड़ा महीने महीने चला लेता हूँ ताकि मेरे घर की जरूरतें पूरी हो सके, लेकिन आप लोग, आपको किस चीज की कमी है? मैं पली बड़ी तो एक मिडिल क्लास घर में ही हूँ ना,
तो मुझे इतने महंगे कपड़े पहनने की आदत तो बिल्कुल नहीं है। अब सोनम अपने ड्राइवर रामू से सेल्स की दुकान के पास गाड़ी रोकने को कहती है और ड्राइवर भी वही गाड़ी रोक देता है। अब जब सोनम अपने कपड़े खरीद कर आने लगती है तभी उसे विमला दिख जाती है, जो कि सोनम से कहती है, तो ये है तेरे ब्रांडेड कपड़ों का राज। क्या बात है, 100 रुपए वाले कपड़े को तो तेरी सास 1000 का बताती है। विमला, मेरी बहू चाहे कपड़ों का दाम जितने का भी हो, तू यहाँ क्या शादी के लिए सेल्स में से कपड़े ले रही है? अरे मैं तो बच्चों के लिए यहाँ कपड़े लेने आई थी, लेकिन मुझे यहाँ तेरी बहू दिख गई। जो अमीरी तुम सास बहू दिखा रहे हो उसका राज मुझे आज पता चला, और तेरे रहीसी का राज भी मुझे आज ही पता चल गया। विमला, और तू बहू चल, तेरी शॉपिंग हो गई हो तो घर चल। उमा और सोनम घर पहुंचते हैं। वैसे ही उमा अपनी बहू सोनम से कहती है, बहू, किसी चीज की कमी कर रही हूँ क्या मैं तुझे, जो तू मेरा नाम मिट्टी में मिलाने पर तुली है? माँ जी, मुझे इतने महंगे कपड़े पहनने की आदत नहीं है, और जब मैं गरीब लोगों को देखती हूँ तो मुझे बहुत दया आती है। पहनने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता, और हमारे पास तो बहू, उन्हें तू सेल से लेकर क्यों देकर आई? अपने लिए ले लेती कपड़े, या अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद तो सकती ही है ना तू। माँ जी, आगे से मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, लेकिन इन कपड़ों का क्या करूँ? उन लोगों को दे दे जिन्हें असल में इनकी जरूरत है। अब सोनम अपनी सास उमा की बात को समझती है और उसके बाद सेल के कपड़े पहनना छोड़ देती है। भोलापुर गांव में एक सोमू नाम का सेठ रहा करता था, जो उस गांव के नाम की तरह बिल्कुल भोला नहीं था। उसका बस चलता वो चाय में मक्खी गिरने पर मक्खी भी चूस कर पी जाए, और लालच के द्वारा ही उसने करोड़ों की संपत्ति कमाई थी। भगवान की दया से उसकी एक सीधी सी बेटी थी जो बहुत धार्मिक थी और उसे संगीत का बहुत शौक था। एक दिन वो अपने पिता के पास आकर कहती है, पापा, मुझे संगीत सीखना है। गांव में एक नया मास्टर आया है और वो बहुत अच्छा संगीत सिखाता है। मुझे 1000 रुपए दे दो, एडमिशन करवाना है। बेटी, इसमें पैसे देकर सीखने की क्या जरूरत है? तू माता के जागरण में चली जा, तेरे गाने का शौक भी हो जाएगा, और तू वैसे भी भक्ति में लीन रहती है, तेरा वो शौक भी पूरा हो जाएगा। पापा, मुझे पैसे चाहिए, दे दो ना। इतना लालच किस काम का? पैसे छाती पर लेकर थोड़ी न जाओगे। सोमू अपना मन मारकर नित्या को पैसे दे देता है, जिसके बाद नित्या प्रमोद नाम के एक संगीतकार के पास संगीत सीखने लगती है। धीरे धीरे नित्या प्रमोद से प्रेम प्रसंग भी सीख लेती है और दोनों एक दूसरे के प्यार के सुर ताल में खो जाते हैं। जिसके बाद एक दिन नित्या और प्रमोद को सोमू साथ में एक बगीचे में बैठे देख लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। जिसके बाद वो घर आकर अपने आप से कहता है, देख, तेरी बेटी बड़ी हो गई है। अब तू उसके लिए लड़का किसी अमीर घर का देखेगा तो तुझे दहेज देना पड़ेगा, अच्छी शादी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तू अपनी बेटी की शादी इस गरीब मास्टर प्रमोद से कर दे तो तेरा कितना पैसा बचेगा, माया ही माया होगी। और उसके बाद सोमू अपनी खुशी से दोनों की शादी इस शर्त पर करवाता है कि शादी मंदिर में होगी और वो दान दहेज नहीं देगा। और दोनों प्यार के मारे पंछी इस बात के लिए भी मान जाते हैं और शादी करके उसी गांव में एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। वक्त बीतता है और एक दिन नित्या को पता चलता है कि वो पेट से है, और प्रमोद और नित्या ये जानकर बहुत खुश होते हैं और कुछ महीनों का समय बीतता है। जिसके बाद एक दिन प्रमोद आकर नित्या से कहता है, नित्या, ये बच्चा हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है। पता है, मुझे मुंबई में एक मूवी में गाने का ऑफर आया है। हमारी किस्मत बदल जाएगी इस मूवी के आते ही। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ ये सब जानकर। लेकिन अगर आप चले जाओगे तो इस हाल में मैं अकेले कैसे रहूँगी? तुम भी कैसी बात करती हो? तुम्हारे पापा के घर रह लेना, 1 महीने की बात है, फिर तो मैं आ ही जाऊंगा। ना बाबा ना, वो कितने कंजूस और लालची हैं। उन्होंने पैसा बचाने के लिए हमारी शादी मंदिर में की, मुझे एक साड़ी तक नहीं दी। मैं उनके साथ रही तो मेरा बच्चा भी कंजूस और लालची होगा। वो तुम्हारे पापा हैं, उनके बारे में ऐसा नहीं कहते। वैसे भी तुम्हारी जुदाई ने उनको अब तक बदल भी दिया होगा। अब तक वो लालची थोड़ी होंगे, तुम भी ना ज्यादा ही सोचती हो। प्रमोद का ये कथन एकदम असत्य था, क्योंकि सोमू के लालच ने उसका साथ अब तक नहीं छोड़ा था। लेकिन प्रमोद की बात नित्या मानकर
अपने पिता के घर रहने चली जाती है और प्रमोद शहर निकल जाता है। जिसके बाद नित्या के बुरे दिन शुरू होते हैं। सोमू ना उसे ढंग से कुछ खाने को देता और ना ही उसका ख्याल रखता, जिस वजह से नित्या कमजोर होने लगती है। और एक दिन जब वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है तो डॉक्टर उसे देखकर कहती है, नित्या, ये क्या हुआ तुम्हें? अगर सब ऐसा ही होता रहा तो इस बच्चे के जन्म के समय तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी। तुम्हारा वजन कम होता जा रहा है। तुम तो एक सेठ की गर्भवती बेटी हो, उन्हें तो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, पर फिर भी। जी डॉक्टर, मैं इस बात का अच्छे से ध्यान रखूंगी और अपना और भी अच्छे से ख्याल रखूंगी। नित्या जैसे ही घर आती है, अचानक ही उसका पिता सोमू उसे देखकर कहता है, आ गई मेरी बेटी। इतनी गर्मी है, मुझे बता देती। तू अकेली क्यों गई? देख कितनी कमजोर लग रही है। चल तू अंदर चल। ये मेरे बाप को अचानक क्या हो गया? अचानक से इनके दिल में इतनी चिंता कहाँ से उमड़ आई? तू अंदर चल, मैं तेरे लिए खाना लगवा देता हूँ। तेरा 9वां महीना चल रहा है ना, तू खाने पीने पर ध्यान दे। नित्या सोमू के व्यवहार को देखकर चौंक गई थी, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसके पिता को अकल आ गई है, जिसके बाद वो सब बातों को इग्नोर कर देती है। सोमू अचानक ही बदलकर उसका खूब ध्यान रखने लगता है और धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन नित्या सोमू को किसी अनजान व्यक्ति से छुपकर बातें करती देखती है, जहां सोमू उससे कहता है, तुम यहाँ क्यों आए? मेरी बेटी तुमको देख लेगी तो उसको शक हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी के जब बच्चा होगा तब मैं उसको खुद ब खुद तुम्हें दे दूंगा। मैंने तुझे कॉल किया था, तूने कॉल उठाया क्यों नहीं? देख सोमू, तू अपनी बात से अब मुकर नहीं सकता। मैंने पहले ही तुझे कहा था और तुझे 5 लाख रुपए भी दिए थे। मुझे बच्चा जल्द से जल्द और तंदुरुस्त चाहिए। अरे तुम चिंता मत करो, वो जिस डॉक्टर को दिखाती है मैंने उससे भी बात कर रखी है। वो नित्या का अच्छे से ख्याल रख रही है। जैसे ही बच्चा होगा वो उसे बोल देगी कि उसे मरा हुआ बच्चा हुआ है और वो बच्चा तुमको मिल जाएगा। अब जाओ यहाँ से। नित्या ये सब सुनकर टूट जाती है कि उसका बाप लालच में इतना अंधा हो गया है, जिसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन वो उनकी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके प्रमोद को भेज देती है और वहाँ से भागने की सोचती है कि तभी उसे लेबर पेन होने लगता है। लेकिन वो ये सब बातें प्रमोद को मैसेज करके बता देती है, जिसके बाद सोमू के प्लान के अनुसार वो उसे हॉस्पिटल उसी डॉक्टर के पास लेके जाता है और नित्या एक बेटी को जन्म देती है। लेकिन डॉक्टर और सोमू उसे एक मरे हुए बच्चे से बदल देते हैं और नित्या के होश में आते ही नित्या कहती है, डॉक्टर, पापा मेरा बच्चा कहाँ है? मेरी बेटी, तुझे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। तू इतनी कमजोर थी कि तेरा बच्चा मर गया। आप झूठ बोल रहे हो, मेरा बच्चा जिंदा है। मैंने खुद बेहोशी में उसके रोने की आवाज सुनी है। मैंने आपकी और उस आदमी की सारी बातें सुन ली थी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अपने लालच के चलते आपने मेरे बच्चे को बेच दिया। चल माना, मैंने तेरा बच्चा बेचा, लेकिन तेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। पर करेगा तो तब ना जब तू जिंदा बचेगी। मेरे लिए पैसे से बड़ा कुछ नहीं है। पैसे के लिए मुझे मेरी बेटी को मारना भी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सही कह रहे हो, इसे मार दो, नहीं तो मेरा डॉक्टरी का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। सोमू जी, आपके चक्कर में मेरी भी नौकरी जाएगी। कुछ नहीं होगा डॉक्टर, पैसे के लिए ही इस लालची सेठ ने अपनी गर्भवती बेटी को रख कर पाला था। अब ऐसे ही ये सब पैसा थोड़ी अपने हाथ से जाने दूंगा। नित्या, तुझे मरना ही पड़ेगा। इतना कहकर सोमू खुद अपनी बेटी को तकिए से दम घोट कर मारने लगता है कि तभी प्रमोद वहाँ पुलिस लेकर आता है। पुलिस सोमू और उस डॉक्टर को अपनी गिरफ्त में ले लेती है, जिसके बाद सोमू ने जिसको बच्चा बेचा था वो भी पकड़ा जाता है और पुलिस उसे बच्चा लेकर नित्या के हवाले कर देती है। नित्या व प्रमोद को उसका बच्चा वापस मिल जाता है। दिन बीतते हैं। एक दिन नित्या अपने बच्चे को लेकर जेल में अपने पिता सोमू से मिलने जाती है, जिसे देखकर सोमू कहता है, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने पैसे के लालच में आकर तेरे बच्चे को बेचने की कोशिश की और मुझे उसकी सजा मिली कि अब मुझे सारी जिंदगी इस जेल में निकालनी है। सरकार ने मेरे सारे काले धन को भी ले लिया है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरे लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बेटी, बस मुझे अपनी माफी दे दे। नहीं,
आपने एक माँ को उसके बच्चे से दूर करने की ही नहीं बल्कि अपनी गर्भवती बेटी को मारने की भी कोशिश की है। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपने प्रमोद जी को एक गरीब गायक समझकर मेरी उससे शादी करवाई, पर मुझे मेरे प्यार पर पूरा यकीन था और अब प्रमोद जी शहर जाकर एक बड़े गायक बन गए हैं और मैं और मेरा बच्चा भी अब हमेशा के लिए शहर जा रहे हैं। मैंने सोचा एक बार जाने से पहले आपको आपके नवासे की शक्ल दिखा दूं, इसीलिए यहाँ चली आई। अच्छा पिताजी, चलती हूँ। बेटी सुन तो, मुझे माफी तो दे जा बेटी नित्या। सोमू के लाख रोकने पर भी नित्या नहीं रुकती और सोमू अपनी पछतावे की आग में जलता हुआ जेल में ही अपना दम तोड़ देता है और उस लालची सेठ को अपनी गर्भवती बेटी के साथ अनर्थ करने की सजा मिलती है।